Hello everyone. In our last class, we have completed chapter 13 part 1. Chapter 13, as you all know, is divided into two parts. One is Registration Act and the other is Transfer of Property Act. Registration Act we have already completed in last class. Last के कुछ provisions हमने directly module से कर लिए थे. Now today we will be starting the concept of the second part, that is provisions of Transfer of Property Act 1882 and Registration of Document. They are relating these two acts. यहां पे दो एक्ट्स को रिलेट करने की कोशिश की गई है. इनिशियली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले सब्जेक्ट का पार्ट नहीं था. इट वॉज इंक्लूडेड इन ईबीसीएल. सेकेंड ग्रुप में जो आपका ईबीसीएल है, जिसका नाम अब ईसीआईपीएल हो गया है, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, वो एक्चुअल में चेंज हुआ है सेकेंड ग्रुप में, ग्रुप 2 में. तो पहले ये ग्रुप 2 में जो ईबीसीएल था, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, वहां पे ये इंक्लूडेड था, ये वाला पार्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नाउ इनको जेएजीएल का इसको पार्ट बनाना था, तो इन्होंने दोनों चैप्टर्स को कंबाइन किया एंड दे आर रिलेटिंग इट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा. तो रिलेट करके ये चीज बता रहा है. वही चीज मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन एक्सप्लेन भी की थी जब हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट किया था. अभी वापस से एक बार बता देता हूं कि देखो, जैसे कि हम, हाँ, इमूवेबल पे, जैसे कि अगर मैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ आई हैव एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि सपोज करो मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ आई वांट टू सेल समवन, अगर मेरे को सेल करनी है बेटा, या लीज पे देनी है, या फिर कैसे भी किसी को पोजेशन उसका देना है, तो ये सारे केस में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रांसफरिंग. जैसे सेल में बेसिकली आप मान लो, अगर आपने सेल कर दी अपनी प्रॉपर्टी, तो यू हैव ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर क्या हुआ यहां पे, आपका राइट ट्रांसफर हो गया उस पर्सन को. उस पर्सन को आपने ट्रांसफर के साथ क्या दे दिया बेटा, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया. और साथ ही साथ अगर सेल है तो क्या दे दिए, ओनरशिप भी आपने उसको ट्रांसफर कर दी है, पैसा आपने ले लिया है. अब ये जो पैसा आपने लिया है, अगर ये ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है, तो इट इज कवर्ड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ये ट्रांसफर किसमें कवर होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में. एंड व्हाट अबाउट दिस ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो बेटा आप क्या बनाओगे, यहां पे डॉक्यूमेंट बनाओगे, जिस डॉक्यूमेंट का नाम हम क्या बोलेंगे, सेल डीड बोलेंगे, राइट. यहां पे क्या बनेगी, सेल डीड बनेगी, क्योंकि आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो. तो जो मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया, उसको मैंने कहा सेल डीड. अब ये सेल डीड बेटा किस में आएगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर होने के लिए आएगी. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है, आपको करवाना पड़ेगा. अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपकी चीज पे आपका कोई हक ऐसा दिखाई नहीं देगा. You will not be able to analyze कि what is my interest in this property. तो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट का पर्पस ही क्या देखा था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. तो हम ये पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. 13 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पे ही फोकस किया था. उसको पहले देख लिया कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट जिनमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, किस में कंपल्सरी नहीं है. फिर हमने सेक्शन 18 देखा जो ऑप्शनल वाला था. देन और भी बहुत सारे प्रोविजंस हमने देखे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. नाउ हमारा फोकस शिफ्ट हो गया किस पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे, क्योंकि सेकंड पार्ट टोटली उसी से डील करता है और इसको रिलेट करता है किससे, रजिस्ट्रेशन से. तो इसके जो प्रोविजंस है वो हमें पढ़ने हैं. वैसे इस चैप्टर में कोई डिवीजन एज सच नहीं है, ये मैंने ही डिवीजन इंटरनली कर रखा है ताकि दो एक्ट हम अलग अलग पढ़ें, क्योंकि एज सच चैप्टर एक ही दिया गया है, लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन के नाम से. एंड this has included two chapters, registration act and transfer of property act. and although इन दोनों का ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन नहीं है कि हम इसको एक के बिना दूसरा पढ़ ही नहीं सकते. ऐसा नहीं कह सकते कि रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में ही नहीं आएगा, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पढ़ा तो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं समझ में आएगा. ऑल्दो दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड, बट द कनेक्शन इज नॉट लाइक दिस कि आप एक के बिना दूसरा नहीं पढ़ सकते. क्योंकि पहले तो सोचो दो अलग अलग सब्जेक्ट में थे,
एक ग्रुप 1 के सब्जेक्ट में था, एक ग्रुप 2 के सब्जेक्ट में था, बट यस दे डू हैव अ कनेक्शन, कुछ कनेक्शन तो है, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड इन द सेम सब्जेक्ट इन द सेम चैप्टर। तो हमें रिलेट करके भी पढ़ना है, बट कोई अगर बच्चा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग से पढ़ता है तो उसको भी यहां दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब देखो इसके क्या प्रोविजंस हमें किस तरह से बताए गए वो एक बार देख लेते हैं। यहां से ये स्टार्ट हो रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहां पे इसमें हमें इंट्रोडक्शन वगैरह देखना है, उससे पहले हम स्कीम देख लेते हैं इसकी। ये स्कीम है इसकी, जो हमें पढ़नी है, ये जाननी है, माइंड में फिट करना है कि ये एक्ट किस तरह से किन किन चीजों पे काम करता है। तो ये सारा हम अभी डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप हेडिंग डाल लें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मतलब ये पहले से रजिस्ट्रेशन एक्ट बेटा 1908 में बाद में आया, और ये आपका चैप्टर 13 का आप सेकंड पार्ट मान सकते हो इसको, कि हमारे एक ही चैप्टर में दो एक्ट इंक्लूडेड है। पहला हम पढ़ चुके, दूसरा हम आज से शुरू कर रहे हैं। हाँ 1882 एंड और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका 1908 का है। तो ये हाँ, तो मतलब काफी टाइम बाद आया है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज ट्रांसफर तो पहले भी हो रही थी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कुछ नहीं था, ये ऐसे ही चल रहा था सब काम। लेकिन 1908 में वी थॉट कि रजिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस, और उसके बिना ओनरशिप क्लेम करना कहीं मुश्किल हो जाता है, कहीं एक चीज ऐसे रिटर्न में दिखाई नहीं देती, रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता, तो इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट बना दिया, और अब चीजें रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही है। अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि क्या काम आता है ये। सबसे पहले जो इसमें वर्ड ट्रांसफर है ना बेटा, उसी से हमारा काम है। अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो बेटा दो चीजें ट्रांसफर हो सकती है, एक तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। जब मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो हमारा एक्ट कौन सा लगता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी हमारे इंक्लूडेड है सिलेबस में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो हमारा काम कौन सा एक्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे काम में आता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये एक बेसिक डिफरेंस है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कि वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसफर योर मूवेबल प्रॉपर्टी यू हैव अ चॉइस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Whenever you have to transfer your immovable property, then the provisions of transfer of property act will apply. तो आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेशन रहेगा। अब ये ट्रांसफर किस किस तरह से हो सकता है, हाउ कैन वी ट्रांसफर। जो ये ट्रांसफर वर्ड है ये किस किस चीज का हो सकता है, बेसिकली जो ये ट्रांसफर हम बात कर रहे हैं, हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पे, कैसे होना चाहिए ट्रांसफर। पहला, बाय द पार्टीज, ठीक है। सेकंड, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। थर्ड, इंटर विवोस। इसका मतलब होता है कैसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। वैसे क्या मतलब होता है इंटर विवोस का, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। फिर डज नॉट इंक्लूड टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपका एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो विल। इसके लिए हमारा डील
अगर हम नॉन टेस्टामेंट्री की बात करें तो उसको, सॉरी टेस्टामेंट्री की बात करें तो विल को डील करने के लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन सक्सेशन एक्ट इसको डील करेगा। तो देखो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, व्हाट दे आर सेइंग कि यू नीड टू ट्रांसफर, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होती है ना, सरकार किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी जैसे होती है ना फ्रॉड करके ली होती है, उसको हम छीन लेते हैं, लॉ कह देता है आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली जा रही है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं है। ये किसको करना है? पार्टीज को खुद करना है। सपोज आई एम हैविंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू, देन ओनली इट विल बी सेड एज ट्रांसफर। अदरवाइज ये अगर लॉ ने कर दिया है अपने आप से तो दैट इज नॉट ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। भाई किस गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, आपने दी थोड़ी ना, ट्रांसफर नहीं मानेंगे ना उस चीज को। भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर करते टाइम पे आपको कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह दे दिया, तो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफर, ये ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ है, ये तो आपने थोड़ी ना किसी को दी। तो देयर शुड बी पार्टीज, पार्टीज आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करे तभी ट्रांसफर माना जाएगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरविवोस, इंटरविवोस का वैसे मीनिंग होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जीवन काल में अगर कोई पर्सन किसी को कुछ देता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरविवोस। ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। दिस डज नॉट इंक्लूड टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर में टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं है। विल इज समथिंग दैट इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में कवर होती है, इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं लेते। ऑल्दो उससे भी प्रॉपर्टी जा रही है तुम्हारी, जैसे आप विल में कुछ लिख जाते हो और आपके डेथ के बाद वो किसी को मिलेगा तो ट्रांसफर तो होगा ना बेटा तब भी। लेकिन ये कह रहा है उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काम नहीं आएगा, उसके लिए कौन सा एक्ट काम आएगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट काम आएगा। तो ये क्लैरिटी इन्होंने दी है कि यहां पे ट्रांसफर क्या माना जाएगा। तो यहां पे ट्रांसफर में दो ही कंडीशन है, एक तो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, दूसरा इंटरव्यूस होना चाहिए, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होना चाहिए। बाकी अगर कोई चीज हो रही है आफ्टर डेथ एंड ऑल तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर, वो ट्रांसफर में नहीं आएगी, उसको हम और तरीके से डील करेंगे, इंडियन सक्सेशन एक्ट लगाएंगे उस पे, लेकिन यहां पे वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब फिर एक चीज आती है, ट्रांसफर हो क्या क्या सकता है? हम जो ये ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा बेचता तो नहीं है ना इंसान, कभी कभी लीज पे भी देता है, रेंट पे भी दे रहा है, कभी रेंट पे देना समझ लो अभी के लिए कि आपने रेंट पे दी तो आपने बेच थोड़ी ना दी बेटा, ओनरशिप थोड़ी ना हुई है ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर हुआ है? पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम मॉर्गेज पे रख देते प्रॉपर्टी, पैसा ले लेते हैं, तो तब भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप थोड़ी ना गया, एक बार के लिए हमने उसको क्या कर दिया, उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया एक तरह से, या उसको क्या कर दिया, गिरवी रख दिया किसी के पास में। तो इसका मतलब ट्रांसफर में भी कुछ चीजें इंक्लूड है, वो क्या क्या चीजें वो देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर हो क्या क्या सकता है, वॉट थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर में सबसे पहले हम किस चीज का ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा? ओनरशिप का, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। फिर हम किसका ट्रांसफर कर सकते हैं? पोजेशन का, कि कई बार ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, खाली पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। एक और चीज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या है? इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इनके लिए कुछ चीजें हैं जो अलग अलग जगह पे कवर कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने बोला ओनरशिप ट्रांसफर करो, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? तीन चीज है, एक तो सेल के थ्रू हो सकता है, एक गिफ्ट के थ्रू, एक एक्सचेंज के थ्रू। इन तीनों केसेस में क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज। देखो मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट करी है तो वो हमेशा के लिए आपकी हो गई ना,
हाँ, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक है। गिफ्ट मतलब जैसे कि सपोज करें कि आपको लगता है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको किसी को देनी है, जैसे कि डोनेट नहीं करते क्या कई लोग विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसी को तो हम गिफ्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट क्या है? इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन विच देयर इज नो कंसिडरेशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट, वो गिफ्ट माना जाएगा। तो अगर आप रिलेटिव को करो या किसी और पर्सन को करो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बिना पैसों के दे रहे हो उसको, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट। पर तब भी ओनरशिप किसका माना जाएगा? सॉरी, ट्रांसफर किसका माना जाएगा? ओनरशिप का। वो हमेशा के लिए उसका मालिक बन गया ना, उसके पास पोजेशन तो गया ही गया, पर अब क्या वो वापस ले लोगे आप? नहीं। क्या गया है उसके पास? ओनरशिप गया है। तो एक्सचेंज हो, गिफ्ट हो, चाहे सेल हो, एक्सचेंज में हम क्या करते हैं? आई हैव अ प्रॉपर्टी, यू हैव अ प्रॉपर्टी, मैंने अपनी वाली तुम्हें दी, तुम्हारी वाली ले ली, एक्सचेंज हुआ, तब भी तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई ना। मेरी फैक्ट्री के मालिक तुम बन गए, तुम्हारे घर का मालिक मैं बन गया। अगर हमने एक्सचेंज में एक घर और फैक्ट्री एक्सचेंज किए, तो बस इनमें भी क्या ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप का। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के तीन तरीके हैं, या तो सेल या गिफ्ट या एक्सचेंज। इन तीनों तरीके से आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। अब पोजेशन कैसे ट्रांसफर होता है? पोजेशन ऐसे ट्रांसफर होता है जब आप किसी चीज को क्या दें? लीज पे दे, या क्या दे? किसी को लाइसेंस दे किसी चीज का। इंटरेस्ट ट्रांसफर कब होता है? जब हम क्या करते हैं? मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी पे, तब हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? बेसिकली इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज का हो सकता है? ओनरशिप, सेकंड पोजेशन, और थर्ड इंटरेस्ट। ओनरशिप ने हमने तीन देखे, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज। पोजेशन में हम दो देख रहे हैं, लाइसेंस और लीज। जैसे आपके पास कोई बिजनेस है, आप उसको करने का अधिकार किसी दूसरे को भी दे देते हो कि यू हैव लाइसेंस। जैसे गवर्नमेंट नहीं देती क्या? जैसे आपने देखा होगा लिकर वगैरह के लिए, सेल के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो वो लाइसेंस क्या? एक तरह का पोजेशन है। बिजनेस उसको नहीं दे दिया पूरा, उसको काम करने का राइट आपने एक तरह से दे दिया। इंटरेस्ट, मॉर्गेज और चार्ज, इनमें फर्क होता है। लगते दोनों एक है, लेकिन इस चैप्टर में हम दोनों का फर्क भी देखेंगे कि मॉर्गेज क्या है और चार्ज क्या है। वैसे ये दोनों लगते सिमिलर है, चार्ज क्रिएट करना और मॉर्गेज, लेकिन ये सेम नहीं होते बेटा। दोनों में पर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकती है, हो सकती है दोनों में इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये मान के चलना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे, वी आर ओनली इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी के रजिस्ट्रेशन की हम यहां पे बात करेंगे कि रजिस्टर भी यही होगी। अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली तो वो तो ट्रांसफर मान ही नहीं रहे ना। वो दे आर नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग एज अ ट्रांसफर। वो तो लॉ का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ और उन्होंने कर लिया, तो वो ट्रांसफर में आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। बेसिकली प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मूवेबल एंड अदर इज इमूवेबल। defined in general clauses एक्ट, एंड इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अप्लाई होता है, क्योंकि कई सारी मूवेबल चीजें भी रजिस्टर होती है। क्या आएगा इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये भी मूवेबल मानी जाएगी। अब देखो ऐसा क्यों बोला कि दीज विल बी कंसिडर्ड एज मूवेबल, समझने की कोशिश करना। अगर हम कह रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मींस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या हम पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं? यस, काट के ले जा सकते हैं ना। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया है? ग्रोइंग टिम्बर।
स्टैंडिंग टिम्बर मतलब खड़े हुए पेड़, जिनकी लकड़ी फर्नीचर वगैरह के लिए काम आती है, उसको मेनली हम टिम्बर कहते हैं। जैसे होता है ना शीशम और ये सब लकड़ियां फर्नीचर वगैरह में यूज होती है, फर्नीचर के काम में आती है। तो अगर वो खड़े हुए हैं पेड़, तो इसका मतलब वो मूवेबल है, इमूवेबल नहीं है। परमानेंटली थोड़ी ना बेटा काट के उसको ले जाया जा सकता है। अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है तो वो मूवेबल मानी जाएगी, इमूवेबल नहीं मानी जाएगी। अगर फसल उग रही है तो फसल को बेटा आप वहीं की वहीं खा थोड़ी ना लोगे, आप उसको हार्वेस्ट करोगे, उसमें से अनाज निकालोगे, उसको लेके जाओगे, तो दैट विल बी ऑल्सो मूवेबल। ग्रास, ग्रास लगती ऐसे कि धरती से जुड़े पर उखाड़ी जा सकती है ना वहां से। तो वो सारी चीजें जो परमानेंटली अर्थ से अटैच्ड नहीं है, उनको क्या ले लेंगे, मूवेबल में ले लेंगे। जिनको रिमूव किया जा सकता है वहां से, वो सब क्या हो जाएगी, मूवेबल। जैसे सपोज करो आपके सामने अभी ये कैमरा रखा है यहाँ पे, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं इस पैनल का। अब ये पैनल मान लो फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पे दीवार में, तो हम कह रहे हैं कि इसको अगर मैं कंसीडर करूं मूवेबल है कि इमूवेबल, इमूवेबल नहीं मानेंगे, मूवेबल, क्योंकि इसको यहां से उठा के किसी और दीवार पे भी फिक्स कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना परमानेंट हो गया हमेशा के लिए, यहाँ पे चिपका थोड़ी नहीं दिया, कोई दीवार के साथ बना थोड़ी ना दिया, ये मूवेबल ही माना जाएगा। तो मूवेबल थिंग्स आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, जबकि इमूवेबल क्या होती है, परमानेंटली अर्थ के साथ जुड़ जाती है। तो इमूवेबल में क्या लिखेंगे हम, लैंड बेनिफिट arising from land, या फिर हम कह सकते हैं थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टनड, या हम कह सकते हैं अटैच्ड टू अर्थ। कि वो चीज, सारी चीजें जिनको हम परमानेंटली अर्थ के साथ अटैच कर चुके हैं या वो ऑलरेडी अटैच्ड है, उन सबको हम किस में ले रहे हैं, इमूवेबल में। जैसे बेटा हम घर बनाते तो उठा के ले जा सकते हैं क्या कहीं पे, घर अगर बनाया तो क्या उठा के ले जा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी, हाँ आने वाले टाइम में आ सकती है कि हो सकता है नीचे से क्रेन डाले और घर उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, बट आज की डेट में तो नहीं है। तब तो शायद लॉ भी बदलना पड़ जाए हमें कि घर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल में से मूवेबल में आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि अगर आपने घर बनाया तो आपने परमानेंटली उसको अर्थ से अटैच कर दिया, वो कोई बना हुआ नहीं था, आपने बना दिया, नाउ इट विल बी अंडर इमूवेबल, ये इमूवेबल में आ जाएगा। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि दीज थिंग्स लुक इमूवेबल, कि अगर पेड़ खड़े हुए हैं, घास उगी हुई है, फसल उगी हुई है, ये सब लगते हैं ऐसे कि इमूवेबल है, इनको नहीं, क्योंकि अटैच्ड है ना अर्थ से। तो दे वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि दे आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड, दे कैन बी रिमूव्ड। तो एवरीथिंग दैट कैन बी रिमूव्ड इजीली, तो वो किस में आएगी, मूवेबल में। तो दैट्स व्हाई दे हैव इंक्लूडेड दीज थ्री एग्जांपल्स कि ये परमानेंट नहीं है, इनको रिमूव किया जा सकता है, वो मूवेबल मानी जाएगी। इफ आई हैव अ लैंड, इफ आई हैव अ लैंड इन एंड इन दैट लैंड ये सारी चीजें ग्रो करी हुई है, ठीक है, तो मैं कहता हूं मेरी लैंड तो इमूवेबल है, बट ये सारी चीजें क्या है, मूवेबल है, ये इमूवेबल में नहीं आएंगे। मैं बताता हूं बेटा, बेनिफिट्स ऑफ लैंड भी बता रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं उसको भी। अब देखो, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, ये इन्होंने क्यों लिख दिया, लैंड से मिलने वाला बेनिफिट किस में आएगा, इमूवेबल में। जैसे आप किसी को अपनी लैंड यूज करने के लिए दे रहे हो, जैसे कि, हाँ हाँ, तो खेती करने के लिए दे दी, तो आपको उससे पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा किसका पार्ट माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होता हुआ माना जाएगा, मूवेबल से नहीं। पर उस किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो क्रॉप है वो इमूवेबल नहीं है, वो क्या है, मूवेबल का पार्ट है, ठीक है। तो बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड मतलब लैंड से निकलने वाला मोनेटरी बेनिफिट, नॉट क्रॉप्स एटसेट्रा। क्रॉप्स और ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि इफ एनी
monetary benefit you are getting from your land that will be considered as immovable property. वो आपकी immovable property से ही आ रहा है. जैसे हम नहीं कहते कि किसी किसी इंसान के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो किराया उसका आ रहा होता है, हम कहते हैं बड़ा लकी आदमी, देखो कितनी प्रॉपर्टियों से पैसा आ रहा है. हम प्रॉपर्टी से ही तो बोलते हैं ना, हम ऐसा तो नहीं कह रहे वो पैसा कहीं और से आ रहा है. तो ये किसका माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का माना जाएगा. जो चीजें अर्थ से परमानेंटली जुड़ी हुई है, जैसे माउंटेन्स है, ये सारी चीजें, वो वैसे ही इमूवेबल में, उसको तो आप वैसे ही नहीं रिमूव कर सकते. लेकिन आप जो घर बनाते हो उसको आप बेसिकली अटैच कर रहे हो अर्थ से परमानेंटली, तो वो भी किस में आएगा? इमूवेबल में आ जाएगा. ये फर्क बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि हम किस पे एक्ट अप्लाई करेंगे. ये इन पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इन पे नहीं अप्लाई होगा. इसके लिए फिर सेल ऑफ गुड्स आएगा क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड एज मूवेबल, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा. वी विल अप्लाई ऑन दीज थिंग्स ओनली. और मेनली हम लैंड, इन चीजों की ही बात करेंगे यहां पे कि इन चीजों पे ये एक्ट प्रॉपर्ली अप्लाई हो सकता है. डन. अब कुछ बेसिक रूल्स है रिलेटिंग टू ट्रांसफर, वो हम देख लेते हैं. रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर. फर्स्ट रूल, between living persons also include artificial person. Second, property must be in existence. ये भी हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर कभी भी एक लिविंग या एक डेड पर्सन के बीच में नहीं हो सकता. मतलब मैं किसी मरे हुए इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं या कोई डेड पर्सन मेरे को ट्रांसफर कर दे, ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं कर सकते. तो जो व्यक्ति आज की डेट में डेड है वो तो मुझे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या मैं उसके नाम से ट्रांसफर कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो ट्रांसफर किसके बीच में होना चाहिए? लिविंग पर्सन. अब जब इन्होंने लिविंग पर्सन लिख दिया तो कंफ्यूजन आएगा, क्या कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या कंपनी हमें ट्रांसफर नहीं कर सकती? फिर कैसे? तो इन्होंने क्लियर किया है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड होंगे. ये इन्होंने क्लैरिफाई किया क्योंकि लिविंग दिखाता क्या है कि कंपनी से नॉन लिविंग थिंग. ये तो साइंस को फेल कर रहा है एक तरह से. साइंस में जब हम पढ़ते हैं लिविंग नॉन लिविंग, तो कंपनी किस में आएगी? नॉन लिविंग में आएगी. लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो हम लिविंग की कैटेगरी है इसमें इनको भी ले रहे हैं, आर्टिफिशियल को भी, कि दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, वो भी उसका पार्ट बन जाएंगे. तो इसका मतलब आप प्रॉपर्टी कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कंपनी भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है. प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. मेरे को कोई चीज आज मिली नहीं है, मैं कह दूं मैं तुम्हें दे रहा हूं, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता. तो इसको क्लैरिफाई लिखने के लिए हम लिख सकते हैं फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि 2050 में हम इस प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट है उस पे पहुंच जाएंगे, और आज बोलता हूं कि चलो ये प्लेनेट मैं तुम्हें बेचता हूं और तुम खरीद लो. ये प्रॉपर्टी तो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. हाउ इज इट पॉसिबल कि यू कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी? तो ये दो रूल एकदम से ध्यान रखने हैं कि ट्रांसफर लिविंग पर्सन के बीच में होना चाहिए और प्रॉपर्टी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए. फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. या ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को तुम ट्रांसफर कर चुके हो,
तो वो आपकी आज की डेट में है ही नहीं, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यू आर अ पास्ट ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, पहले ओनर थे, आज की डेट में आप उसको फिर से ट्रांसफर करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज टुडे यू आर नॉट द ओनर। बट मेनली हम इसमें किसको बोलते हैं, फ्यूचर प्रॉपर्टी, कि आपके पास जो चीज आज की डेट में नहीं है वो तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ये करूं कि देखो मुझे कुछ पैसा, सॉरी, मुझे कुछ सामान मेरे पास आने वाला है, मेरे पास कुछ सामान कहीं से आने वाला है, जब वो आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये, कंडीशन हो गई ना, जब वो मेरे पास सामान आएगा तभी तुम्हें दे पाऊंगा, तब तक क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ, नहीं। अगर वो सामान नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। सेम इज विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जब तुम दे रहे हो प्रॉपर्टी और आज की डेट में तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो ट्रांसफर कैसे वैलिड है, वो तो वॉइड ही माना जाएगा ना। तो फ्यूचर में आए तब ट्रांसफर करना, आज की डेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है? अब हम देखते हैं, बेसिक बेसिक चीजें चल रही है अभी, बिल्कुल एकदम जनरल नॉलेज वाली जैसी। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, सेक्शन 7 में ये चीज दी हुई है। ये बेसिकली कहां से आती है चीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आ रही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट कब का है बेटा, 1882, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे पहले आ चुका था। पर्सन कैसा होना चाहिए, मेजर साउंड माइंड, नॉट disqualified by law। ये सेम वैसा ही है जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कि हु इज अ पर्सन हु कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि मेजर होना जरूरी है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कौन कर सकता है, मेजर वाला, साउंड माइंड वाला, या नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सेम यही लोग प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अ माइनर कैन नॉट बी अ ट्रांसफरर, वो ट्रांसफरर नहीं हो सकता, ट्रांसफर ही हो सकता है ना, ट्रांसफर ही हो सकता है, क्योंकि उसको आज की डेट में पूरी तरह से नहीं मिलेगी, उसके लिए रिसीवर वगैरह अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन हम उसको मना नहीं कर सकते कि कुछ दे नहीं सकते, बट वो ट्रांसफरर तो कभी भी नहीं हो सकता। दैट पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रांसफरर। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो तीन लोग है, तीन कैटेगरी है, सॉरी, वो आपको ध्यान रखनी है, मेजर होना, साउंड माइंड होना, और लॉ के द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई कहीं भी नहीं किया गया, लॉ ने कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इफ यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, यू आर क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ट्रांसफर भी कर सकते हो। क्लियर है? अब एक और चीज समझनी है, हमने जब रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था, तो मैं रिलेट करवा रहा हूं, रिलेशन वैसे इतना कोई मैंडेटरी नहीं है यहां पे देखना, बट मैं रिलेट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी 13 फर्स्ट पढ़ चुके हैं, वो पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने उसमें ये कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, फिर ये कहा कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना जरूरी है, जब भी आपका इंटरेस्ट कोई ट्रांसफर हो प्रॉपर्टी में। फिर उसमें ये लिखा था चाहे वेस्टेड इंटरेस्ट हो चाहे कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मानेंगे और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। लेकिन उसमें एक लाइन और लिखी थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब वही लाइन हमें यहां पे काम आएगी। वहां तो कह दिया चाहे कुछ भी ट्रांसफर हो,
चाहे वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो, चाहे कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने फर्क किया है उस चीज में, इन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, कंटिंजेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो चीज हमें देखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? अब वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टेड। वेस्टेड में भी अलग फिर दो टाइप्स है। vested in possession, vested in interest। right to ownership on land, और यहां पे खाली क्या मिलता है? राइट टू possess, या हम कह सकते हैं यूज द लैंड। vested interest is transferable as per ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस चीज को हम एक टर्म देते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे टर्म्स तो, लेकिन यहां पे लिख लेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा उस चीज का आगे रिलेट करने के लिए। इसको कहते हैं रिवर्जन और इसको कहते हैं रिमाइंडर। हमारा टॉपिक क्या है? वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। एंड व्हाट वी आर सेइंग, और हम कह क्या रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट की। दैट इज टू टाइप्स, एक तो वेस्टेड इन पोजेशन और एक वेस्टेड इन इंटरेस्ट। अब ये देखो, वेस्टेड इन पोजेशन का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ उस लैंड को यूज करना मिलेगा, ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी, तो इसको हम रिवर्जन भी कह सकते हैं। वेस्टेड इन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? राइट ओनरशिप का भी मिल जाएगा बाद में। आज आपके पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड आपको ओनरशिप भी मिल जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अब ये कह रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हो सकता है, कंटिंजेंट तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। कंटिंजेंट interest cannot be transferred as per provisions of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट को तो ये ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। हमें अलाउ ही नहीं किया गया है कि हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सके। समझ में आ गई ये बेसिक वाली चीजें? क्लियर है?
बेसिक बेसिक सारी चीजें हम पहले क्लियर कर लेंगे ताकि हमें एक्ट में आगे प्रॉब्लम ना आए कि एक्ट में क्या कहा गया है और क्या मीनिंग है उन चीजों का। तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किस चीज के बारे में किया है, इंटरेस्ट के बारे में, दैट आर ऑफ टू काइंड्स, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट। और हम कह रहे हैं कि वेस्टेड ही ट्रांसफर हो सकता है, कंटिंजेंट तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का। डन। अब एक बार देख लेते हैं हमें वहां पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ये जो था हमने कर लिया है। रिवर्जन एंड रिमाइंडर हम यहीं से समझेंगे। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट इसमें नीचे दिया हुआ है, वो हमने लिखने का लिख लिया क्योंकि ये चीजें बेसिक है बेटा, इनमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट इंटरेस्ट? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किस चीज को कहते हैं? तो देखो, जब एक प्रॉपर्टी को आप ओन करते हो, व्हेन यू ओन अ प्रॉपर्टी, तो आपके पास कैसा इंटरेस्ट है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। मतलब वो चीज आपकी है और आपके अलावा किसी और की नहीं है, तो यू हैव एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ओनरशिप में कई सारी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू डू एनीथिंग सच एज सेलिंग, मॉर्गेजिंग और मेकिंग गिफ्ट टू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपके पास एन नंबर ऑफ राइट्स है। आप किसी को गिफ्ट करें, आप किसी को बेचें, मॉर्गेज पे दें, या फिर आप ट्रांसफर कर दे किसी को, या खुद रहें उस प्रॉपर्टी पे, एंजॉय करें, एवरीथिंग कैन बी डन। तो इसीलिए कौन सा इंटरेस्ट है? एब्सोल्यूट। हर चीज आपका अधिकार है, हर चीज पे आपका अधिकार है। तो इसी को हम ओनर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अगर ये बी को बेच देता है तो बी के पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच देता है तो बी के पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम, जैसे कि सपोज करो प्रॉपर्टी थी किसके पास? ए के पास, उसने बी को बेच दी, सेल कर दी प्रॉपर्टी, तो बेटा पहले इसके पास क्या था? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट था। अब इसके पास ये इंटरेस्ट क्या हो चुका है? ट्रांसफर हो चुका है। जैसे इसने सेल किया तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके पास चला गया? बी के पास। पर यहां पे मैं सेल की जगह इसको हटा दूं और कह दूं इसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो क्या बेटा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है? नो। यहां पे हम कहेंगे नॉट ट्रांसफर्ड। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पे कुछ चीजें दी गई है, बाकी की चीजें अभी भी ए के हाथ में रहेगी। पर क्या ए का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है? उसका तो है ही है। वो चाहे तो उससे खाली भी करवा सकता है, वापस ले सकता है, वॉट एवर इज देयर वो सब कुछ कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बेटा किससे आ रहा है? हमारा ओनरशिप से आ जाता है। ओनरशिप जिसके पास है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। अगर गिफ्ट करेंगे तो भी यही रहेगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसके पास चला जाएगा। तो सेल करो, गिफ्ट करो, एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, इनमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं, नीचे से करेंगे पहले शुरुआत, रिवर्जन और रिमाइंडर बाद में देखेंगे। पहले नीचे देखते हैं वेस्टेड और कंटिंजेंट। देखो वो हमने पढ़ी लिए, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट, दो है। वेस्टेड इन पोजेशन में क्या होता है? पोजेशन ही रहेगा आपके पास प्रॉपर्टी का, जबकि वेस्टेड इन इंटरेस्ट में क्या होता है? पोजेशन रहेगा बट फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी आपको मिल भी जाएगी, मतलब फ्यूचर में वो पोजेशन आपके पास में परमानेंटली आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? वेस्टेड इन पोजेशन में यू हैव ओनली पोजेशन, नो ओनरशिप, बट वेस्टेड इन इंटरेस्ट में व्हाट वी आर सेइंग, द पोजेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप एट अ फ्यूचर डेट।
वो आज तो पोजेशन है खाली, लेकिन फ्यूचर में वो क्या बन सकता है, आपकी ओनरशिप भी बन सकती है, तो वो कह देंगे वेस्टेड इन इंटरेस्ट। जैसे कि फॉर इंस्टेंस if a land is given to A for life with a remainder to B, अब इन्होंने बीच में रिमाइंडर टर्म यूज कर लिया है ना, तो रिमाइंडर टर्म यहां समझा देता हूं, ऊपर बाद में देख लेंगे। ए को दी गई और रिमाइंडर किसको दिया, बी को। अब समझते हैं इस चीज को। ए को दी है प्रॉपर्टी का पोजेशन, बी को क्या मिला है, रिमाइंडर। तो ए का जो इंटरेस्ट है वो कौन सा है, वेस्टेड इन पोजेशन, और बी का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। मतलब ए चाहे जितने दिन उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, पर जब ए चला जाएगा तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, बी की, तो रिमाइंडर है ये कौन है, रिमाइंडर मैन, इसको वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए मिलेगी, तो इसका इंटरेस्ट कौन सा है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट, और उसका कौन सा था, वेस्टेड इन पोजेशन। उसको खाली यूज करने के लिए मिली है प्रॉपर्टी, उसकी नहीं है वो प्रॉपर्टी। जैसे वो वहां से जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, ये अधिकार किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, बिकॉज बी इज हेयर द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर की तरह यहां पे काम कर रहा है। अब पहले वही देख लेते, रिवर्जन और रिमाइंडर। रिवर्जन एंड रिमाइंडर, देखो कुछ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लॉ में रिकॉग्नाइज किए गए, जैसे कि रिवर्जन एंड रिमाइंडर। रिवर्जन इज द रेजिड्यू ऑफ एन ओरिजिनल इंटरेस्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर द ग्रांटर हैज ग्रांटेड द लेसी अ स्मॉल स्टेट। ऐसे नहीं समझ में आएगा लैंग्वेज से, एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी आएगी। लैंग्वेज में तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम पहले एग्जाम्पल देखते फिर लैंग्वेज वापस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए द ओनर ऑफ अ लैंड में लीज इट टू बी। ए एक ओनर है लैंड का जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी किसको, बी को, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए सिर्फ, ठीक है। द पर्सन हु ग्रांट्स द लीज इज द लेसर, और जिसको मिली है वो कौन है, लेसी, ये हम जानते ही ऑलरेडी। 5 साल के बाद लीज विल कम टू एन एंड, प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेसर, और प्रॉपर्टी वापस उसके पास चली जाएगी। इसीलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवर्जन। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवर्जन, कि जो चीज मैं आज आपको पोजीशन में दे रहा हूं वो मुझे वापस मिल जाएगी। रिवर्ट से याद रखो, रिवर्ट से याद रखेंगे रिवर्जन। द प्रॉपर्टी विच रिवर्ट्स बैक टू हिम इज कॉल्ड रिवर्जन और रिवर्जनरी इंटरेस्ट। उसी को हम रिवर्जन या रिवर्जनरी इंटरेस्ट कहेंगे। और ये जो पर्सन है बी, उसको एक्चुअल में क्या मिला है, सॉरी हाँ, बी को एक्चुअल में कौन सा इंटरेस्ट मिला था, वेस्टेड इन पोजेशन। पोजेशन था इसके पास, हाँ, कौन सा इंटरेस्ट मिला है, वेस्टेड, पर वेस्टेड इन पोजेशन, नॉट इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि इसको हमेशा के लिए नहीं मिली, सिर्फ कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के बाद इसको वापस देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो इसके पास जो इंटरेस्ट था वो वापस चला जाएगा। ग्रांटर हैज अ लार्जर एंड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, जो देने वाला है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, जिसमें से वो कुछ अमाउंट दे देता है उसको। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। रिवर्जन में आपने क्या दिया है, रेजिड्यू दिया है अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट का, मतलब आपके पास कौन सा इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट, उसका कुछ हिस्सा आपने दूसरे को दे दिया, तो वो क्या बना, रिवर्जन बना, और बाकी का हिस्सा हमारे पास में आज भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्जन बोल देते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए हम रिलेट करते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट से। व्हाट वी हैव डन इन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में हमने क्या बोला, सॉरी, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में मैंने क्या बोला, उस पर्सन के पास सारे राइट है। जैसे हम 2-3 राइट ले लेते हैं, उसके पास पोजेशन भी है प्रॉपर्टी का, है ना बेटा, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर रहा है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है, किसी को चाहे तो कर सकता है ना,
ओनरशिप उसके पास है तो ट्रांसफर भी हो सकता है, ये सारे एब्सोल्यूट में। अब देखो, मैं अगर किसी को ये इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं अगर ये किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं फॉर अ लिमिटेड पीरियड, इसका कुछ हिस्सा, तो अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा, जैसे कि सिर्फ ये दो मैं किसी को दे दूं, मैंने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, पहले तो वेस्टेड किया, वेस्टेड इन पोजेशन ओनली, वो भी इंटरेस्ट नहीं, वेस्टेड इन पोजेशन, और उसमें भी हम क्या करेंगे, एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे। कितने टाइम के लिए, सपोज करें लिमिटेड टाइम 5 इयर्स, तो 5 इयर्स के बाद जो ये मेरा इंटरेस्ट मैंने कुछ हिस्सा दिया, मैंने क्या दिया, रेजिड्यू ऑफ ओरिजिनल इंटरेस्ट। मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट कैसा था बेटा, बहुत सारा, लेकिन मैंने उसका कुछ हिस्सा दिया है, किसको, इस पर्सन को, फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो जब ये मुझे वापस मिलेगा, जैसे ही वो पीरियड एंड होगा, तो मेरे पास ये चीज रिवर्ट होके आएगी, आएगी ना। तो इसी को हम प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिवर्जन बोल देते हैं। अब क्लियर है ना, कि जब प्रॉपर्टी मैंने दी तो मैंने ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की, मैंने सिर्फ पोजेशन और एंजॉय करने के लिए दी फॉर अ लिमिटेड टाइम, बट मैं ओनरशिप मेरे पास थी एब्सोल्यूट, और वो मुझे वापस मिल जाएगी मेरी प्रॉपर्टी जैसे ही वो पीरियड एंड हो जाएगा, तो वो रिवर्जन कहलाएगा। हाँ, रेंटेड प्रॉपर्टी में भी ये चीज होती है कि आपको मिली नहीं हमेशा के लिए, आप रह रहे हो, जितने दिन रहोगे आपको राइट मिले, ये दोनों मिले हैं, पोजेशन भी है, एंजॉयमेंट भी है, लेकिन जैसे ही वो पीरियड एंड होगा तो ये वापस किसके पास चला जाएगा, ओनर के पास में, तो ये रिवर्जन कहलाएगा। अब आ जाते फटाफट से रिमाइंडर पे। रिमाइंडर क्या चीज है, when the owner of property grant a limited interest in favor of a person or persons, give the remaining to others। जब मैंने किसी को तो कुछ इंटरेस्ट दिया पर बाकी सारा किसी और को दे दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि ए एक ओनर है, बी को प्रॉपर्टी दी लाइफ के लिए, कि जब तक मैं जीऊंगा प्रॉपर्टी तेरे पास रहेगी, देन टू सी एब्सोल्युटली, फिर ये पूरी प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, तो अब बी के पास कौन सा था, वेस्टेड इंटरेस्ट इन पोजेशन, लेकिन इसके पास कौन सा है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट, वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। हेयर द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी का लिमिटेड है, ओनली फॉर लाइफ, तो जब तक ए जिंदा रहेगा प्रॉपर्टी किसके पास, बी के पास, पर जैसे ये टाइम खत्म होगा वो सेल वेल कुछ नहीं कर सकता। बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसकी, सी की, तो सी कौन बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा। अब इसको भी हम उसी तरह से समझते हैं जैसे हमने ये समझा था, ए की प्रॉपर्टी, ए का इंटरेस्ट कैसा, एब्सोल्यूट वाला, राइट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, इसने बी को ट्रांसफर किया रेजिड्यू, कुछ हिस्सा, ठीक है, जैसे कि सिर्फ पोजेशन टिल लाइफ ऑफ ए, ए जब तक जिएगा तब तक प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, बी के पास, लेकिन इसने सी को क्या दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ इसको दे दिया, तो जैसे ही डेथ होगी ए की, आफ्टर एज डेथ प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सी की, तो सी जो है यहां पे क्या बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब समझ में आ गया रिवर्जन और रिमाइंडर का मतलब, है ना। रिमाइंडर में उसको हमेशा के लिए मिल जाती है प्रॉपर्टी, और रिवर्जन में उसको वापस करनी पड़ती है ओरिजिनल ओनर को। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अभी हमने कोई प्रोविजन ऐसा बहुत खास बड़ा पढ़ा नहीं है, अभी हम आगे और भी बहुत सारे प्रोविजन इस चैप्टर के पढ़ेंगे। आज ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर का क्या मीनिंग है, प्लस ट्रांसफर किस किस चीज का हो सकता है, ट्रांसफर में इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं, कैसे उनमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब कुछ देखा है, बेसिक टर्म्स। अब अगली क्लास से हम इसके प्रॉपर प्रोविजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग रूल्स आएंगे, रूल्स ऑफ एलियनेबिलिटी भी आएगा, इनएलियनेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर साथ ही साथ हम कई सारी डॉक्ट्रिन्स भी इसमें पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लिस्ट पेंडेंस और ये सारी, तो वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना पढ़िएगा,
आज के लिए इतना काफी है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।